शाम के करीब 6 बजे के आसपास का समय था। एक लड़का अपने घर से अपना ऑटो रिक्शा लेता है और ऑटो रिक्शा लेकर के वो अपने घर से निकल करके चला जाता है। तभी जो उसके माता पिता होते हैं, उसके जो घर के उसकी जो पत्नी होती है, उससे पूछते हैं कि आखिरकार आप कहाँ जा रहे हो। लड़का कहता है कि हमारा एक मित्र है और हम उसके पास में मिलने के लिए जा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद अभी हम घर आ जाते हैं। लड़के के घर के जो लोग होते हैं उस लड़के का इंतजार करते रहते हैं, पर वो लड़का वापिस नहीं आता है। रात के 8 बज जाते हैं, 9 बजता है, 10 बजता है, पूरी रात बीत जाती है, पर उस लड़के का कहीं कोई पता ही नहीं होता और वो लड़का वापिस ही नहीं आता है। उस लड़के के जो माता पिता होते हैं, उसकी जो पत्नी होती है, वो बार बार उस लड़के को फोन करने की कोशिश करते हैं, पर फोन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उस लड़के का जो 8 दिन पहले उसका मोबाइल खो चुका था। ये सोचकर सारे लोग परेशान होते हैं। जैसे ही सुबह का समय होता है, सुबह जो उस लड़के के पिता होते हैं उनको फोन करते हैं और उसके बाद में उस लड़के को तलाशा जाता है, पर उस लड़के का कोई पता नहीं लगता। तभी उस लड़के के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जा करके अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और जैसे ही पुलिस उस बेटे की गुमशुदगी की, उस व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश करना शुरू करती है और फिर उस लड़के के विषय में जब पुलिस खुलासा करती है, सुन करके किसी को यकीन ही नहीं होता है। लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और आप लोगों को एक सबक और सीख देने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की है। लखनऊ की सिविल लाइंस के पास प्रयाग नारायण रोड पर बालू अड्डा नाम की एक जगह है, जहां पर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है हिमांशु। हिमांशु सोनकर अपने परिवार के साथ में रहा करता है। उसके परिवार में उसके माता पिता, एक बहन होती है। हिमांशु सोनकर जो बहुत ही सीधा साधा लड़का होता है, बहुत ही स्वभाव का अच्छा लड़का होता है, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष के आसपास होती है और जो ऑटो रिक्शा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता है। वो ऑटो रिक्शा भी उसका खुद का नहीं होता, बल्कि वो एक दूसरे का होता है। उसके बदले में उसे कुछ पैसे दिया करता है। हिमांशु की एक बुआ होती है जिनका नाम होता है रीता, और दिल्ली की मंगोलपुरी में रोहिणी सेक्टर 2 के पास में रहा करते हैं। हिमांशु अक्सर अपनी बुआ के घर आया जाया करता है। हिमांशु की बुआ की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है पायल, और हिमांशु जब अपनी बुआ के घर आता जाता है, तभी जो उनकी बेटी पायल होती है वो हिमांशु को देखती है, तो हिमांशु को देख करके वो उसकी दीवानी हो जाती है और फिर वो मन ही मन वो हिमांशु से प्यार करने लगती है और एक दिन वो हिमांशु से अपने प्यार का इजहार कर देती है। हिमांशु भी जब पायल के मुंह से अपने प्यार के विषय में सुनता है, तो वो भी उससे प्यार करने लगता है और उसकी बातों से कहीं ना कहीं वो भी आकर्षित हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। एक दिन जो पायल होती है, वो अपनी माँ रीता से कहती है कि वो हिमांशु के साथ में शादी करना चाहती है, पर उसकी माँ इस चीज का विरोध करती है क्योंकि वो उसका सगा भतीजा होता है, उसके सगे भाई का बेटा होता है। और जैसे ही हिमांशु के माता पिता को भी ये बात पता लगती है, तो वो लोग भी शादी के लिए तैयार नहीं होते। पर पायल इस जिद के आगे अड़ जाती है कि अगर वो शादी करेगी तो हिमांशु के साथ ही करेगी। पायल के परिवार के लोग होते हैं, पायल की माँ होती है, वो पायल को बहुत समझाती है। वो कहती हैं कि हिमांशु कमाता ही कितना है, क्या आप उतने में खुश रह पाओगी? ये केवल आकर्षण है, ये प्यार नहीं है, और एक दिन फिर आप बहुत ज्यादा पछताओगी। पर जो पायल होती है, वो इस शादी की करने की जिद को ठान लेती है और वो इंटर की पढ़ाई करने के बाद तुरंत हिमांशु से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद में वो हिमांशु के साथ में बहुत ज्यादा खुश होती है। हिमांशु भी पायल के साथ बहुत खुश होता है। जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होती है। 2018 में इन दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन पायल हिमांशु से कहती है कि वो आगे की और पढ़ाई करना चाहती है, वो एयर होस्टेस बनना चाहती है। हिमांशु पायल की हिम्मत को बंधाता है और उससे कहता है कि वो जितना पढ़ना चाहती है वो उसको पढ़ाएगा, और वो पायल के मुंह से इन बातों को सुन करके खुश हो जाता है और वो कहता है कि वो पैसे की एक भी चिंता ना करे, वो पैसे की व्यवस्था करेगा और पायल को पढ़ाएगा। तभी वो अपने एक रिश्तेदार के पास में जाता है और अपने रिश्तेदार से कुछ पैसे ब्याज में लेकर के आता है, और जिससे वो पायल को आगे की पढ़ाई कराने की वो पायल के कोर्स के लिए पैसे देने शुरू कर देता है। इधर जो पायल के सास ससुर होते हैं, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। उनको भी इस चीज की खुशी होती है कि उनकी जो बहू है वो कल से बाहर जाकर के काम करेगी और बहुत सारे पैसे कमाएगी। ये सोच करके
वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। लखनऊ के ही सिविल लाइंस अस्पताल में एक इंटरव्यू था जहां एयर होस्टेस की ट्रेनिंग होती थी। पायल वहां ट्रेनिंग करने के लिए जाया करती थी। कभी जब हिमांशु को टाइम होता था तो हिमांशु छोड़ने के लिए चला जाता था, और जब कभी हिमांशु अपने काम पर चला जाता था तो उसके पिता यानी पायल के ससुर या फिर कहें कि मामा वो उसको छोड़ने के लिए जाते थे। परिवार में एक भूचाल सा आने वाला था। 21 जनवरी 2025 की शाम के करीब 6 बजे के आसपास का समय होता है। तभी जो हिमांशु होता है वो अपने घर से अपना रिक्शा लेता है और रिक्शा ले करके अपने घर से निकल पड़ता है। जैसे उसकी नजर, उसके माता पिता की नजर उस पर पड़ती है, वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। तभी वो कहता है कि उसका एक जो मित्र है, उसका जो एक दूर का रिश्तेदार है, वो उसके पास उसे कुछ पैसे देना है जो उसने उससे उधार लिए थे, करीब 35,000 रुपए, और वो उन्हें दे करके थोड़ी देर में ही अभी वापिस आता है। क्योंकि अक्सर वो व्यक्ति जो पायल के पास में कई बार अपने पैसे लेने के लिए फोन किया करता था। यह कह करके हिमांशु अपने घर से जाता है, पर धीरे धीरे रात बीतती जाती है। उसके जो माता पिता और उसकी जो पत्नी पायल होती है वो सारे लोग परेशान होने लगते हैं, पर हिमांशु पैसे दे करके वापिस ही नहीं आता है। हिमांशु की जो पत्नी पायल है, उसके माता पिता हैं, वो बार बार ये कोशिश करते हैं कि वो हिमांशु से बात करें, उससे संपर्क करें, पर चाह करके भी वो उसके पास में फोन नहीं कर पाते, क्योंकि हिमांशु का फोन जो 8 दिन पहले खो चुका था। सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे ही सुबह का समय होता है, जब सुबह तक हिमांशु अपने घर पर लौट कर नहीं आता, तब उनके जितने रिश्तेदार होते हैं उन लोगों को ये सूचना दी जाती है, फोन किया जाता है और उन लोगों से पता किया जाता है कि आखिरकार हिमांशु क्या आपके यहाँ आया है। पर हिमांशु का कहीं कुछ अता पता ही नहीं लगता। अब हिमांशु के जितने भी रिश्तेदार होते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं, वो उसे ढूंढने लगते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग किराए की गाड़ियां या रिक्शा चलाया करते हैं, उनके गाड़ियों पर जीपीएस लगा होता है। अब उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो रिक्शा मालिक के पास में जाते हैं और रिक्शा मालिक से कहते हैं कि आखिरकार पता करो कि जो उसकी गाड़ी है, जो उसका लोकेशन है, वो कहां पर है। रिक्शा मालिक जब लोकेशन ट्रैक करता है तो पता लगता है कि जो रिक्शा है वो गोमती नदी के किनारे हनुमंत धाम के पास सड़क किनारे खड़ा है। अब जैसे इस बात का पता लगता है, सारे लोग भागकर वहां पर पहुंचते हैं, पर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रिक्शा तो खड़ा होता है पर हिमांशु नहीं होता है। तभी कुछ लोगों के दिमाग में विचार आता है कि जो मंदिर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, अगर उसको चेक किया जाए तो शायद कुछ पता लग सके कि हिमांशु कहां पर गया। अब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पहुंच करके जब सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो उसमें साफ दिखाई देता है कि हिमांशु अपनी जेब से फोन निकालता है और फोन निकालने के बाद में वो किसी से बात करता है। बात करते करते वो दीवार के ऊपर चढ़ता है और दीवार को फांद करके उस पार चला जाता है और कैमरे की नजर से गायब हो जाता है, और फिर वो दोबारा कैमरे के पास में लौटकर ही नहीं आता। पर इस फोटो से लोगों के दिमाग में एक बात क्लिक करती है कि आखिरकार हिमांशु, जिसका मोबाइल 8 दिन पहले खो गया था, उसके पास में मोबाइल कहां से आया। फिर से फुटेज को चेक करती है तो वो एक फुटेज में देखती है कि एक व्यक्ति जो नदी किनारे जाता है और उसके पीछे पीछे हिमांशु भी जाता है, और 7 मिनट के बाद वो व्यक्ति वापिस आ जाता है, पर हिमांशु वापस नहीं आता है। पुलिस बहुत तलाश करती है पर हिमांशु को कुछ पता ही नहीं लगता है। तभी पुलिस सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, पर इसके अलावा पुलिस को कोई कुछ हाथ ही नहीं लगता है। और इधर ना हिमांशु के घर में खाना बनता है, ना कोई खाना खाता है। सारे लोग परेशान होते हैं। धीरे धीरे 3 दिन का समय बीत जाता है। जो परिवार और रिश्तेदार होते हैं वो लोग खाना पहुंचा देते हैं, पर कोई खाना खाता ही नहीं है, क्योंकि माता और पिता इतना ज्यादा परेशान होते हैं। पर हिमांशु की जो पत्नी होती है वो बैठ करके इत्मीनान से सारा खाना खा लिया करती है। ये बात देख करके हिमांशु के माता पिता सोचते हैं कि आखिरकार जिस व्यक्ति का पति 3 दिन से गायब हो, इस तरीके खाना को कैसे खा सकती है। और वो अक्सर फोन में बातें भी किया करते, इसलिए उन्हें कुछ पायल पर भी शक होने लगता है। और इस बात की जानकारी पुलिस एक दिन हिमांशु के घर आती है और वो बहाने से पायल का मोबाइल मांगती है। पायल का मोबाइल जो उसके मामा या ससुर होते हैं वो अपने पास में रख लेते हैं, और वो जब मोबाइल पुलिस को देते हैं, पुलिस उसके मोबाइल को चेक करती है तो पुलिस हैरान हो जाती है। दूसरे दिन पुलिस हिमांशु के घर आती है और हिमांशु के माता पिता से कहती है कि आपके बेटे हिमांशु की हत्या कर दी गई है, और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी बहू भी। यह सुन करके हिमांशु के माता पिता को यकीन ही नहीं होता है। और उसके बाद में जब हिमांशु की पत्नी पायल से पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो पायल अपना जुर्म कबूल कर लेती है।
दरअसल दोस्तों पायल पुलिस को बताती है कि जैसे ही शादी के कुछ समय बीतता है, हिमांशु जो बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाता था पर उससे बहुत प्यार करता था। इधर जो पायल होती है उसकी एक सहेली होती है और उसकी जो सहेली का पति होता है जिसका नाम होता है आयुष, जो नगर निगम में सरकारी नौकरी किया करता है। पायल कभी कभी अपनी सहेली के घर जाया करती है और जब जब वो अपने सहेली के घर जाती है, आयुष पायल के आने पर उसके स्वागत में बहुत सारे पैसे खर्च करता है, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देता है और अच्छी अच्छी चीजें पहनने के लिए देता है। पायल उसके पैसे को देखकर उससे मोहित हो जाती है और कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानती थी कि हिमांशु उससे बहुत प्यार करता है, पर वो कहीं ना कहीं आयुष की तरफ आकर्षित होने लगती है और इस तरीके से आयुष और पायल के बीच में नाजायज संबंध हो जाते हैं। और फिर एक दिन यह बात हिमांशु को पता लग जाती है, क्योंकि पायल जब ट्रेनिंग का बहाना करके जाती थी तो ट्रेनिंग में तो नहीं बल्कि आयुष के पास में पहुंच जाती थी। और जैसे इस बात का हिमांशु को पता लगता है, हिमांशु अपनी पत्नी पायल को समझाता है और उससे वो कहता है कि उसके पास में जितना है वो उतने में खुश है और जो वो कर रही है वो गलत है। हिमांशु की पत्नी पायल माफी मांगती है, हिमांशु से कहती है कि उससे गलती हो गई है और दोबारा वो इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेगी। अब इधर हिमांशु को पूरा यकीन हो जाता है, अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास हो जाता है और फिर से वो अपने काम पर वही रिक्शा चलाने में लग जाता है। पर इधर जो पायल होती है चोरी चोरी अपने पति से छुपकर आयुष से मिलती रहती है और दोनों नाजायज संबंध बनाने लगते हैं। भी अब पायल के मन में हिमांशु के लिए कोई जगह नहीं बचती और वो आयुष के साथ मिल करके ये प्लान करती है कि हिमांशु को रास्ते से कैसे हटाया जाए। तभी जो हिमांशु होता है उसने आयुष से कुछ पैसे पायल की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे उधार लिया था। उन्हीं पैसों को 21 जनवरी 2025 की शाम को वक्त वो देने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो पैसे को देने के लिए जाता है तो वो कहता है कि वो गोमती नदी में हनुमान मंदिर के पास में खड़ा है, वहां पर आकर के वो पैसे दे दे। अब हिमांशु उन पैसों को लेकर के हनुमान मंदिर के पास में पहुंच जाता है, क्योंकि वो अक्सर हनुमान मंदिर में दिया जलाने के लिए जाया करता था। तभी वो भी हनुमान जी के मंदिर में दिया जलाने के लिए जैसे ही वो झुकता है, उसी समय जो आयुष होता है उसे धक्का दे देता है और वो नदी में चला जाता है। उन लोगों की प्लानिंग होती है कि इस तरीके से अगर वो हिमांशु को अपने रास्ते से हटाएंगे, उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं होंगे, तो ये कभी साबित ही नहीं होगा कि एक हत्या थी, बल्कि ये एक हादसा ही साबित होगा। पर पायल की कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती की वजह से, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से पुलिस को पहले ही उस पर शक हो जाता है और वो पायल से सारा सच उगलवा लेती है। चाहती अगर उसे हिमांशु के साथ में नहीं रहना था तो एक बार हिमांशु से बोल भी सकती थी, उसके घर वालों से बोल सकती, हिमांशु के साथ नहीं रहना चाहती, जरूर इसका कोई ना कोई रास्ता निकल आता और इस तरीके से हिमांशु की जिंदगी बर्बाद न होती। हिमांशु जो सदा सदा के लिए अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है और इधर जो पायल और आयुष होते हैं और उसका एक दोस्त होता है, पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी में, किसी एक नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।